अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पर्सनालिटी थ्योरी में कार्ल रोजर की थ्योरी पढ़ेंगे। एवरी पर्सन टू बी प्राइज्ड बाय कार्ल रोजर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से पहले हम बायोग्राफिकल स्केच पर थोड़ी नजर डालते हैं, देखते हैं कि कार्ल रोजर थे, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी और उन्होंने किस तरह की अचीवमेंट्स की। Carl Roger was born on January 8, 1902 in Oak Park, Illinois. The fourth of 6 children, he was tender and easily hurt, yet feisty and even sarcastic in his own way, since this was necessary to survive in family give and take. अब 6 चिल्ड्रन में ये 4th नंबर पर थे और बड़े अच्छे मिजाज के थे, केयरिंग थे, लविंग थे, बाजू का जल्दी हर्ट हो जाते थे। इसके अलावा ये थोड़े बहादुर थे, फाइस्टी टाइप के भी थे। कभी कभी जो है थोड़े सार्किस्टिक वर्ड यूज कर लेना, इस तरीके से कर लेते थे। थोड़ा तंज या थोड़ा सा ये नेगेटिव थोड़ी अपनी लैंग्वेज में या वर्ड्स में अपने एटीट्यूड से उनकी झलकती थी। लेकिन ये चीज बाजू का एक एनवायरमेंट में रहते हुए जब गिव एंड टेक पर की बात होती है तो वहां पर आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। तो ये भी उनकी जो थी वो एक आप समझने एक जरूरत थी। His home atmosphere was marked by fundamentalist religious practices, little social mixing, and a firm belief in the virtue of hard work. अब उनका जो फैमिली इन्वायरमेंट था वो बड़ा रिलीजियस इन्वायरमेंट था, जहाँ पर बाकायदा रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी। सिर्फ बातों की हद तक रिलीजन नहीं था, बल्कि वो डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करते थे। बेसिक जो उनके फंडामेंटल्स थे। फंडामेंटलिस्ट कौन होता है कि जो हु बिलीव्स इन बेसिक फंडामेंटल ऑफ हिज रिलीजन। तो यहाँ पे इनके जो अपने रिलीजन के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, ये ना सिर्फ उन पर बिलीव करते थे बल्कि बाकायदा उसको प्रैक्टिस भी किया जाता था। सोशल गैदरिंग या सोशल इनकी जो लाइफ थी वो कम थी, मिक्स होना कम पसंद करते थे ये, और ये हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। और यही इन्वायरमेंट जो जहाँ पर हार्ड वर्क भी है और रिलीजन भी है, इसने कार्ल रोजर्स की लाइफ पर इसका बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है और ये आप आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। Carl Roger was lonely, solitary boy who read incessantly and went through all high school with only 2 dates. अब कार्ल रोजर जो थे वो लॉन्ली टाइप के थे, अकेले रहते थे, लेकिन रीडिंग बहुत करते थे, लगातार बहुत पढ़ते थे, इसीलिए ये एक बड़े अच्छे स्टूडेंट के तौर पर सामने आए। An outstanding student, he was nicknamed Mr. Absent-minded Professor by his practical family. अब इनकी जो फैमिली थी उन्होंने इनको बाकायदा जो एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर का नाम दे दिया था, क्योंकि ये बड़े आउटस्टैंडिंग थे और पढ़ते रहते थे, बहुत रीडिंग में उनको बहुत शौक रीडिंग का। He loved reading the Bible and adventure stories as well as creating stories of his own. अब ये इनको जो इनकी मजहबी किताब थी बाइबल, ये उसको बड़े शौक से पढ़ते थे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि बर्डन समझ के पढ़ रहे हैं या बस पढ़ना है या फैमिली प्रेशर है तो इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं, बल्कि ये बड़े शौक से अपनी मजहबी किताब को पढ़ते थे और एडवेंचर स्टोरीज भी पढ़ते थे, क्योंकि उनको रीडिंग का बहुत शौक था। तो इसीलिए फिर इन्होंने कुछ स्टोरीज खुद से क्रिएट भी की। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि इनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी होगी। Rogers fruitfully applied his knowledge of scientific procedure learned at this early date and later in graduate school. अब ये जो उन्होंने अब सीखा है ग्रेजुएट स्कूल में भी और उससे पहले भी जो साइंटिफिक प्रोसीजर जो उन्होंने सीखे, समझे, अंडरस्टैंड किए, उस नॉलेज को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई किया है। However, he used it more to show that his therapy was effective to acknowledge the biological side of humans and to render his concept testable than a comprehensive approach to understanding people. अब ये जो उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज को, प्रोसीजर को अप्लाई किया तो वो ज्यादातर इसलिए किया, करने की कोशिश की कि इनकी थेरेपी जो है वो इफेक्टिव भी हो, क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो साइंटिफिक वर्क को ज्यादा मानते हैं। अगर एविडेंस है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर एविडेंस नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, कोई साइंटिफिक लिटरेचर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उससे उसकी जो है वो काम की वर्क को लोग जो है एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो ये भी एक रीजन थी। और इसके अलावा इन्होंने बायोलॉजिकल जो साइड है ह्यूमन बीइंग को, जब आप एक पर्सन को आप उसकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं, उसके हवाले से कुछ डिस्क्राइब करते हैं, तो आप बायोलॉजिकल साइड्स भी लेते हैं कि उसके बिहेवियर, इमोशन कैसे शेप होते हैं, उसको भी नॉलेज करना चाहते थे। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये किया कि इनके कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्टेबल होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा कम किया, ना कि इन्होंने कोई बड़ी लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तौर पर इसको लिया।
As an undergraduate at the University of Wisconsin, Rogers majored in agriculture and history. Later, he dropped these initial majors, became quite religious, and began a curriculum aimed at the ministry. अब undergraduate जब यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन में थे उस प्रोग्राम में, तो वहाँ पर इनके मेजर जो थे कोर्सेज एग्रीकल्चर हिस्ट्री वगैरह को भी इन्होंने पढ़ा, लेकिन बाद में इन्होंने इनको छोड़ के और फिर रिलीजियस जो चीजें थी उसको क्यूरिकुलम जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड था, वहाँ उनका मकसद था कि डिपार्टमेंट में काम करें, या वो जो रिलीजियस का वो चीजें थी उनको पढ़ने की कोशिश। He was one of the 12 American students selected to travel to China for a World Student Christian Federation Conference. अब चाइना में जो World Student Christian Federation Conference थी, ये वहाँ पर गए, उन्होंने ट्रैवल किया, वहाँ पे अटेंड भी की, और ये बाकायदा सेलेक्ट हुए 12 अमेरिकन स्टूडेंट्स में ये भी शामिल थे। It proved a most important experience in stretching his thinking and teaching him that sincere and honest people could have very different beliefs. अब इससे साबित हुआ कि ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आप समझ लें कि साबित हुआ कि जिसकी वजह से एक टीचिंग मतलब उनको लगा कि जो सिंसियर और ऑनेस्ट लोग होते हैं वो किस तरीके से उनके बिलीफ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस हवाले से सोचना भी जरूरी होता है और उसको पढ़ना भी जरूरी होता है ताकि इंसान समझ सके इस एंगल से ह्यूमन बीइंग। Much later in life, he was to lose his religious zeal because of his objection to original sin. He just was not able to accept that humans are inherently flawed by the mark of sin. अब बहुत बाद में जाके इनको जो इनके अंदर जो रिलीजियस एक जज्बा था, जो इन्होंने पढ़ा भी और ट्रैवल भी किया चाइना का, और इनकी फैमिली से भी इनको जो इंस्पिरेशन मिली, शुरू से रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी और बहुत शौक से अपनी मजहबी किताब भी पढ़ते थे और जानना चाहते थे। तो इनको थोड़ा सा ये जो है ओरिजिनल सिन के हवाले से कि ये जो गुनाह होते हैं और होते रहते हैं, इस हवाले से इनका जो था वो थोड़ा जज्बा जो था मजहबी जज्बा तो कम हुआ, क्योंकि इनको थोड़ा सा ये समझने में, इसको एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी हो रही थी कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो गुनाह करते हैं और होते हैं उनसे, और इनहेरेंटली एक जो इनके अंदर ये एक चीज मौजूद है। Rogers studied religion at Union Theological Seminary, which had the most liberal such program in the country. However, Teacher College, Columbia University was right across the street. अब इन्होंने जो थी वो यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी था, जहाँ पर बाकायदा रिलीजियस स्टडीज ऑफर की जाती थी, प्रोग्राम ऑफर किया जाता था, जिसको लिबरल भी कंसीडर किया जाता है उस कंट्री में। तो इन्होंने उसको पढ़ा, लेकिन टीचर कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो थी उनको बाद में ज्यादा जो थी वो बेहतर लगी। He enrolled at Columbia and soon drifted into child psychology. कोलंबिया वहाँ पर भी इन्होंने खुद को एनरोल करवाया, लेकिन फिर बाद में ये चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ आ। After receiving his PhD in 1928, he worked for several years at a child guidance center in Rochester. अब ये रोचेस्टर में एक चाइल्ड गाइडेंस सेंटर था, वहाँ पर इन्होंने कई साल काम किया चाइल्ड गाइडेंस के हवाले से PhD करने के बाद। During these early professional years, Rogers soaked up the views of Freud. अब ये जो इनका क्योंकि अर्ली फेज था प्रोफेशनल लाइफ का, तो फ्रॉइड के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने लिया और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और उसको थोड़ा देखा। He found these ideas to be in great conflict with the rigorous experimental aspects of his academic training. अब इन आइडियाज को इन्होंने जब लिया, देखा, समझा भी, समझने की कोशिश भी की, और तो उनको लगा कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट सा है जो इनकी जो है वो इन्होंने जो एकेडमिक ट्रेनिंग है उनकी उसके साथ जो है वो मैच नहीं कर रहे वो आइडियाज जो हैं जो उन्होंने फ्रॉइड के लिए उसको समझा या उसको शुरू में उन्होंने बेहतर समझा इस फील्ड में। तो वो उनको उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आया कि जो इतनी वो मेहनत कर रहे हो, जो उनकी एकेडमिक ट्रेनिंग है, तो उससे वो चीजें रिलेट नहीं कर रही। Relying on his own clinical experience with people, he began formulating a person-centered point of view. अब जब इन्होंने अपना जो क्लिनिकल इनका एक्सपीरियंस था लोगों के साथ, तो फिर इन्होंने एक बाकायदा अपना एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पर्सन सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या आता कि पर्सन सीकिंग गाइडेंस शुड चूज द डायरेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी चेंज। कि अब ये जो सीकिंग गाइडेंस है, पर्सन सीकिंग गाइडेंस के अगर एक पर्सन जो है वो गाइडेंस चाहता है अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसमें बेसिकली होना क्या चाहिए, एक डायरेक्शन हो, पर्सन खुद को डायरेक्ट करे, अब ग्रोथ की तरफ जाए। उसमें जो पर्सनालिटी चेंजेस भी आ रही होती है वो
खुद को डायरेक्ट करे। तो ये आप चल के आगे जब हम इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से और इनकी जो स्टेजेस पढ़ेंगे थेरेपी में, वहाँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि किस तरह इन्होंने पर्सन जो है वो उसको उस काबिल बनाने की कोशिश की है कि वो खुद को डायरेक्ट करता चला जाए कि उसने किस तरफ जाना, वेयर टू गो एंड हाउ टू गो। तो ये जो था ये फ्रॉइड से थोड़ा सा आप देखें कि बड़ा एक कंट्रास्टिंग एक चीज है, क्योंकि फ्रॉइड का तो कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो आपकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं बेसिकली वो पर्सन को कंट्रोल करती हैं और उसकी वजह से पर्सन जो है वो उसके जो बिहेवियर सामने आते हैं उसके अनकॉन्शियस में जो फोर्सेस होती हैं वो डिटरमिन करती हैं उसके बिहेवियर को, उसके इमोशंस को। लेकिन यहाँ पर कार्ल रोजर जो है वो थोड़ी डिफरेंट बात। In fact, he rejected the medical model, the idea that people with psychological problem are sick and need some sort of treatment, at least analogous to medication that will make them normal again. अब यहाँ पे इन्होंने जो मेडिकल मॉडल था उसको रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वहां पर ये मेडिकल मॉडल ये कहता है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसका जो है वो ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो ट्रीटमेंट भी किस तरह होना चाहिए, मेडिकेशन टाइप का। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट डेफिनेटली वो रिकमेंड करते हैं। एक पर्सन को जब आपने नॉर्मल लेवल पर लेकर आना है तो आपको उसको मेडिकेशन देनी पड़ेगी, उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपने करना है, क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बेसिकली बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर वर्किंग बिहाइंड दिस साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो ये मेडिकल मॉडल कहता है, लेकिन कार्ल रोजर ने इसको रिजेक्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ फिर कार्ल रोजर ने क्या किया, ही एंडोर्स द ग्रोथ मॉडल। अब ये इन्होंने ग्रोथ मॉडल की बात की, मेडिकल मॉडल की बात नहीं करी, ग्रोथ मॉडल की बात की है। वो क्या कहता है, ही वांटेड टू हेल्प पीपल रिमूव व्हाटएवर ब्लॉक ग्रोथ एग्जिस्ट। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि लोगों की हेल्प करें। ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, लोगों की हेल्प करें। किस चीज में हेल्प करें? उन तमाम फैक्टर्स को रिमूव करें, उन तमाम बैरियर्स को रिमूव करें जो एक पर्सन की ग्रोथ को रोकते हैं, या आप समझे इसके बैरियर को आपने हटाना है एक तरीके से, ताकि पर्सन जो है वो सक्सेसफुली ग्रो कर सके, स्मूथली ग्रो कर सके, सो दे कुड मूव बियॉन्ड बीइंग नॉर्मल एवरेज। तो वो ताकि जो एक नॉर्मली भी एक चीज है उनके अंदर तो वो उससे भी आगे जा सके, यानी आपकी ग्रोथ रुकती नहीं है। अगर एक पर्सन को कोई जहनी बीमारी नहीं है, उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, वो ठीक है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो भी उसको हेल्प चाहिए होती है ताकि वो अपनी पर्सनालिटी में मजीद निखार ला। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ही यूज द टर्म क्लाइंट इंस्टीड ऑफ पेशेंट। तो इन्होंने जो पेशेंट भी ट्रीट किए तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्होंने पेशेंट की टर्म यूज नहीं की, क्लाइंट की टर्म यूज किया, क्योंकि पेशेंट जो है वो कहते हैं कि वो जो है वो वर्ड प्रॉपर नहीं है, आप क्लाइंट की टर्म यूज करें क्योंकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है पेशेंट पर। In subsequent years, Rogers held teaching, therapy, and administrative positions at Ohio State University, the University of Chicago, and the University of Wisconsin. अब ये तीन डिफरेंट उन्होंने बताई हैं कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी है और शिकागो की है और विस्कॉन्सिन की। यहाँ पर इन्होंने टीचिंग भी की, थेरेपी भी की, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर भी इन्होंने काम किया। ये बाद में बता रहे हैं कि इन्होंने कितनी एक प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने किस किस पोजीशन को जो है वो एंजॉय। In 1947, he served as president of the American Psychological Association. अब 1947 में ये बाकायदा अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन APA के प्रेसिडेंट भी रहे। He was the first psychologist in the association history to receive both the Scientific Contribution Award and the Distinguished Professional Contribution Award. अब ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिनको उस एसोसिएशन का हिस्सा होने के साथ इन्हें दो बड़े अवार्ड मिले, साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड और डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड, जिससे पता चलता है कि इनका काम जो था वो कितना वैल्यूएबल। Rogers, in the year before he died, continued to work very actively in La Jolla, California at the Center for Studies of the Person which he co-founded. अब ये अपनी डेथ से कुछ साल पहले जो थे ये बड़े एक्टिव रहे हैं और इन्होंने जो है वो सेंटर जो बनाया वहां पर इन्होंने पर्सन को स्टडी करने के हवाले से वो ज्यादा बात की कि पर्सन को कि आप किस तरीके से वो करेंगे, और ये को-फाउंडेड भी थे सेंटर के। क्या है ये, द डेज आर नॉट लॉन्ग इनफ टू अकम्प्लिश माई पर्पसेस, क्योंकि ये भी कहते थे कि दिन इतने नहीं है मेरे पास कि मैं अपने मकसद को पूरा कर सकूं, उसको हासिल कर सकूं। Carl Rogers died unexpectedly on February 4, 1987 following surgery of a broken hip. तो 1987 में इनकी सर्जरी हुई थी ब्रोकन हिप की, और उसके बाद ये इनकी डेथ हो गई, और बड़ी अनएक्सपेक्टेड डेथ थी कि भाई ये किस तरीके से इनकी डेथ हो गई।
In the last years, he traveled the world from South Africa to the Soviet Union with a stop off in Northern Ireland in order to promote world peace and end to conflict between warring groups. अब आखिरी के जो साल थे ये इन्होंने बड़े ट्रैवल भी दुनिया में किया, साउथ अफ्रीका, सोवियत यूनियन, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जगहों पर गए और पर्पस क्या था उस ट्रैवल का कि दुनिया में अमन कैसे लाया जाए, दुनिया को पीसफुल कैसे बनाया जाए और वो ग्रुप्स जो आपस में लड़ते हैं, जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो फाइट करते रहते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे खत्म करें ताकि दुनिया में अमन कायम हो और दुनिया जो है वो एक अच्छी एक प्लेस बन सके जहाँ पर लोग जो हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले अपनी जिंदगी गुजारने की। One of his former colleagues has spoken of him as a living example of his own history. अब इनकी जो आप देखेंगे जो शुरू से हम पढ़ रहे हैं इनके हवाले से कि इन्होंने अचीवमेंट्स भी कितनी की हैं, इन्होंने बड़े क्रिएटिव आइडियाज प्रेजेंट किए, उन्होंने बड़ा अच्छे बताया, एक ग्रोथ मॉडल दिया और बाकायदा थेरेपी भी दी जो आगे चलकर आप पढ़ेंगे। तो इनकी पूरी लाइफ को सामने रखते हुए इनके कोलीग थे, एक तो उन्होंने इनके हवाले से कहा, अ मैन हु हैज कंटिन्यूड टू ग्रो, टू डिस्कवर हिमसेल्फ, टू test himself, to be genuine, to review his experiences, to learn from it, to live honestly, fully in the best human sense. अब आप देखें कि ये उनके बारे में बाकायदा वर्ड्स कहे गए थे, उनको एक एग्जाम्पल बनाकर के वाकई जो उनका काम है वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने किस तरह जो है अपने रिलीजन को भी फॉलो किया, उसके साथ उन्होंने बड़ा टेक्निकल उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो एक फील्ड में रहा है, साइकोलॉजी की फील्ड में। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट पोजीशंस पर काम किया, सर्विस दी और इसके अलावा देखिए कम्युनिटी सर्विस में कि उन्होंने दुनिया में अमन कायम करने के लिए भी किया, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराने के लिए भी किया, दुनिया को एक अच्छी दुनिया का एक उनके पास एक तस्वुर था जहाँ पर लोगों को रिस्पेक्ट दी जाए, लोगों की तकलीफ को अंडरस्टैंड किया जाए ताकि लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो और दुनिया जो है अच्छे इंसानों से हो कि जहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो ये बायोग्राफिकल स्केच था, ब्रीफ उनके हवाले से हमने थोड़ा सा देखा कि वो किस तरह के इंसान थे।